लेक्चर 161 अरे शून्य शून्य पतिदेव। दूसरी तरफ एक छोटे से गांव में ढेरा डाले निर्भीत की बटालियन आराम कर रही थी। उनसे कुछ दूरी पर जानवी सिकंदर क्यूटी एक दीवार की आड़ में छिपे बैठे थे। सिकंदर मैप में कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी, जिस देखकर जानवी उससे बोली, क्या बात है, तुम इतनी देर से इस मैप को देखकर हैरानी से क्यों भर रहे हो? क्यूटी भी अपना छोटा सा पांडा का शरीर ले उस मैप को ही घूर रहा था। जानवी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। निर्भीत ने अपने इन सभी गार्ड्स को उसके पास रहने का ऑर्डर दिया था, मगर निर्भीत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ऊपर से ये लोग शिवकोटी राज्य की डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मुझे और हैरान कर रहा है। जबकि निर्भीत अच्छे से जानता है क्वीन काशवी उसे ढूंढने के लिए उसके किंगडम जाएंगी। निर्भीत जरूर कोई बड़ी खिचड़ी पका रहा है, जो मुझे समझ नहीं आ रही। सिकंदर ने जानवी की तरफ देखकर उसे अपनी हैरानी बताई। जानवी ने सिकंदर के हाथ पर हाथ रखा और कुछ सोचते हुए बोली, निर्भीत, अगर किंग तनवीर की पहचान लेने का प्लान बना चुका है तो वो अच्छे से जानता होगा कि इस समय क्वीन और किंग दोनों ही शिवकोटी किंगडम में नहीं है। हो सकता है वो अपनी बटालियन को शिवकोटी पर अटैक करने के इरादे से भेज रहा होगा। किंग तनवीर की सेना को हरा कर वो किंग को एक और झटका देना चाहता हो। अगर सच में शिवकोटी पर इस समय अटैक हुआ तो गार्ड्स अचानक हुए अटैक से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से पांचों लड़ाकू हथियार भी कैस्टल से दूर ना जाने कहाँ भटक रहे हैं। ये भी नहीं पता, इन सभी गार्ड्स को शिवकोटी पर अटैक करने से पहले रोकना होगा। सिकंदर लास्ट की बात बोलते हुए अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया। जानवी ने तुरंत सिकंदर का हाथ पकड़ा और उसे वापस खींचकर बैठा दिया। तुम पागल तो नहीं हो गए? महान किंग तनवीर के महान जनरल, भूलो मत तुम इस समय अकेले हो और वो पूरी की पूरी सेना। अगर तुमने उन पर अकेले अटैक किया तो वो तुम्हें गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। जानवी ने सिकंदर के सर पर टिपली मारते हुए उसे आंख दिखाए। जानता हूँ अकेले उनसे जीत पाना मुश्किल है, लेकिन कम से कम मैं आधी सेना अपने दम पर काटने का दम रखता हूँ। वैसे भी इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। अरे शून्य शून्य पतिदेव, आधी सेना को जान से मारने का दम बाद में भरना, ये टाइम ताकत दिखाने का नहीं, दिमाग चलाने का है। जानवी ने अपनी बात बोलकर सिकंदर के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और प्यार से समझाते हुए बोली, तुम्हारी ताकत पर मुझे कोई शक नहीं। तुम आधी क्या पूरी सेना को हरा दो, लेकिन अपने पति को खोने का डर मुझे सेल्फिश बना रहा है। उद्धरण चिन्ह। जानवी की आंखें हल्की नमी से भर आई थी। सिकंदर अपने आप को शांत करके, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रहा उनसे अकेले भिड़ने। अगर एक बार शिवकोटी किंगडम किसी और के अधीन हो गया तो किंग का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। वो कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस सपने के लिए उन्होंने खून की नदियां बहाई वो सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। किंग तनवीर का सपना। मुझे लगा तुम शिवकोटी किंगडम के लोगों की जान की वजह से इतने पैनिक हो रहे थे। जानवी हैरानी से। क्वीन काशवी के मिलने से पहले किंग का पूरा ध्यान अपने सपने को पाने में लगा हुआ था, जिसके चलते उन्होंने अपनी ताकत और खौफ का नमूना शिवकोटी किंगडम को बनाया था। दुश्मन शिवकोटी नाम सुनकर डरते हैं और यही डर किंग को उनके सपने के पास पहुंचता है। सपने के सामने लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। किंग का सपना मेरा भी सपना है। सिकंदर वरिड होते हुए बोला और बार बार वॉल के साइड से निर्भीत को बटालियन को देख रहा था। जानवी हद से ज्यादा हैरानी और चिढ़ते हुए बोली, सपना सपना सपना, आखिर ऐसा कौन सा सपना है किंग का जो उनकी खुद की किंगडम के लोगों की जान से बढ़कर है? ऐसा भी क्या सपना कि लोगों की जान का कोई मोल ही ना रहे उसके सामने? इस धरती पर जितने भी राज्य हैं, फिर वो चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उन सभी राज्यों को अपने अधीन करने का सपना, हर जगह किंग के ऑर्डर से शासन हो, ये सपना, किंग का खौफ इतना हो कि कोई भी आदमी किसी लड़की की जिंदगी से ना खेल सके, ये सपना, जिस दर्द से वो गुजरे इससे फिर कोई बच्चा ना गुजरे, ये सपना, वो हर एक चीज कंट्रोल करना जो कमजोरों से उनका अधिकार छीने, ये सपना, इस दुनिया के सभी लोगों को ये बताना कि कमजोर होना तुम्हारी तकदीर नहीं। सिकंदर ने एक एक शब्द एक अजीब से जुनून के साथ कहे, जैसे वो तनवीर के सपने को बुरा करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है। दोपहर का टाइम। दानिश दीप्ति दोनों एक घोड़े पर बैठे हुए थे। घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था। तभी दीप्ति की नजर जंगल को पार कर रहे हाथियों के झुंड के ऊपर पड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट। दानिश भी केयरफुल, वो साथी हाथी जंगली है, पहले उन्हें रास्ता क्रॉस कर लेने तो उसके बाद हम कर लेंगे। दानिश ने भी उन हाथियों के झुंड को देखा जो उनके सामने से ही लाइन बनाकर निकल रहे थे। घोड़े को रोककर दानिश और दीप्ति एक साइड पेड़ की छाया में खड़े हो गए। कुछ ही देर में दीप्ति के पेट से एक तेज गुड़गुड़ाने की आवाज आए। किसे सुनकर वो एम्बेरेस हुई। दीप्ति, तुम्हें भूख लगी है? रुको मैं आसपास देखता हूँ।
इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई फल का पेड़ जरूर आसपास होना चाहिए। दानिश एक पोलाइट स्माइल के साथ दीप्ति को देखने लगा। दीप्ति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। दानिश वहां से जंगल की दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ फल लेकर, तुम यही रहना, आसपास नजर रखना कोई जंगली जानवर अटैक न कर दे, अगर तुम्हें डर लगी तो मुझे आवाज लगा देना। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, क्या मैं जंगली जानवरों से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? दीप्ति ने अपना मुंह बनाकर खुद से कहा। जब 162 द जंगल किस। दानिश के वहां से जाते ही दीप्ति वही पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसे नेचर की खूबसूरती नजर आने लगी। घने पेड़ों के बीच से छन कर आ रही धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की ओश की बूंदों से भीगी लंबी लंबी घास, हवा का झोंका, ये सब मिलकर थकी हुई दीप्ति को एक आराम दे रहे थे, जिसे महसूस करते हुए दीप्ति के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। हाथियों की लाइन रास्ता पार कर चुकी थी, जिसके बाद दीप्ति के कानों में कुछ जानी पहचानी सी आवाज का शोर जाने लगा। उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई, ये तो पानी के गिरने की आवाज है, जरूर यहाँ आसपास कोई पानी का झरना है, कहीं ये सभी हाथी उसी झरने के पास तो नहीं जा रहे थे। दीप्ति बिना सोचे समझे उसी दिशा में आगे बढ़ गई जहां वो सभी हाथी गए थे। कुछ ही देर में दीप्ति की आंखें बड़ी सी चमक के साथ भरी हुई सामने का नजारा देख रही थी। बिल्कुल साफ पानी की धार चट्टान के बीचों बीच से गिरकर एक बड़े से तालाब का निर्माण कर रही थी। हिरन, जैसे खूबसूरत शाकाहारी जानवर उस तालाब के पानी को पीते हुए अपनी प्यास बुझा रहे थे। हाथियों का पूरा झुंड मांसाहारी जानवरों को उस तालाब से काफी दूरी पर खड़ा होने पर मजबूर कर चुका था। वाओ, अब इसे कहते हैं खूबसूरती। दीप्ति उस तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गई। उसने अपने जूते खोले और पैरों को पानी में डालते ही उसके मुंह से निकला, आह ठंडा ठंडा। वही दूसरी तरफ अपने कंधे पर केलों का पूरा गुच्छा लिए हुए दानिश जब वापस आया तो उसे दीप्ति वहां नहीं मिली। ये देखकर दानिश पैनिक हो गया। दीप्ति, दीप्ति, कहाँ हो तुम? दीप्ति। दानिश जोर जोर से दीप्ति को ढूंढते हुए आवाजें लगाने लगा। कहीं किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया? मेरी ही गलती है, मुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था। दानिश अब घबराने लगा था। दीप्ति तालाब की खूबसूरती और पानी में खेल रहे हाथियों के छोटे छोटे बच्चों की क्यूटनेस देखकर इतनी खो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी पीठ के पीछे कोई दबे पांव बढ़ रहा था। कितनी खूबसूरत जगह है, मन करता है दानिश के साथ अपनी पूरी जिंदगी इसी खूबसूरती में निकाल दूं, दीप्ति खुद से बोली। तभी उसके कानों में एक जोर की दहाड़ पड़ी। दीप्ति तुरंत पीछे मुड़ी, जहां एक शेर उसका शिकार करने के लिए बड़ी सी छलांग लगा चुका था। तेज की रफ्तार इतनी तेज थी कि दीप्ति कुछ करने की हालात में नहीं बची थी। दीप्ति की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी, जब अचानक दानिश ने उस शेर की पूंछ पकड़कर उसे दीप्ति से दूर अपनी तरफ खींचा। दानिश और शेर आपस में भिड़ चुके थे। दीप्ति अभी भी अपने सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि उस शेर ने एक तेज दहाड़ के साथ दानिश की बाजू पर एक घाव दे दिया। दानिश की चीख सुनकर दीप्ति होश में आए और उसकी मदद के लिए उसकी तरफ भागी। दोनों ने उस शेर को एक साथ हरा दिया। बेचारा शेर उन दोनों के हाथों पिटकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दीप्ति ने दानिश की बाजू की चोट देखी। दानिश, ये तो काफी गहरा है। दीप्ति पैनिक थी। वो अपने मुंह से हवा करते हुए इधर उधर देखते हुए, जल्दी इस पर मेडिसिन लगानी होगी, घाव को साफ करो, मैं अभी कोई जड़ी बूटी ढूंढती हूँ। दानिश दीप्ति के हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए, नहीं, तुम्हें मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, एक बार छोड़कर देख लिया, दोबारा नहीं। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी वापस आती हूँ। मैंने मना कर दिया सो कर दिया। तुम कहीं नहीं जा रही, यही बैठो मेरे साथ और पहले ये किले खा लो, बाद में यहाँ से निकलते टाइम कोई मेडिसिन लगा लूंगा। एक बार सिटी तक पहुँचने की देर है बस। दानिश ने अपने घाव पर मिट्टी छिड़क ली। दीप्ति को केला का पूरा गुच्छा पकड़ाकर दानिश ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। दानिश दीप्ति से कुछ कहता कि दीप्ति ने दानिश के पीछे से निकल रहे हाथी को देखा। दानिश, संभाल कर, वो हाथी तुम्हारे पीछे से निकल रहा है, तुम्हें धक्का लग सका है। दीप्ति ने टाइम वेट किए बिना दानिश को अपनी तरफ खींचा, जिससे उन दोनों के चेहरे बेहद करीब आ गए। आंखें एक दूसरे को देख रही थी। दीप्ति खुद को दानिश के इतने करीब पाकर उससे दूर होने के लिए पीछे की तरफ होने लगी। दानिश ने ये देखकर उसकी कमर को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों के बीच एक इंटेंस एनवायरनमेंट उठने लगा। दीप्ति, क्या मैं तुम्हारे होठों को छूने की परमिशन मांग सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। दानिश की आवाज दीप्ति का दिल जोरों से धका चुकी थी। उसकी हालत नर्वसनेस के मारे खराब हो रही थी। वो इधर उधर देखते हुए, काफी देर हो गई, हमें अब चलना चाहिए। दीप्ति कड़बड़ाते हुए खड़ी हुई।
कि तभी दानिश ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी गोद में बैठा लिया। दीप्ति एकदम चौंक गई। दीप्ति की चीन को दानिश ने पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों की तरफ देखकर बोला, दीप्ति जवाब दो मुझे, क्या मैं तुम्हारे होठों को अपने होठों से छू सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। दीप्ति अपनी नजरें झुकाकर, क्यों? मेरे होठों को छूना क्यों चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। दीप्ति की बात सुनकर दानिश को एहसास हुआ कि उसने अभी तक दीप्ति को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी। लेकिन दानिश ये भी जानता था कि दीप्ति उसकी फीलिंग्स अच्छे से जानती है, फिर भी वो उससे सुनना चाहती है। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें सच में नहीं पता क्यों? या ये तुम्हारा तरीका है मुझे तड़पाने का? दीप्ति, दानिश की आंखों में शर्माते हुए अपनी तड़प का रीजन बताओ तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगी। दानिश ने बिना कुछ कहे दीप्ति की हथेली को अपने दिल की तेज धड़क रही धड़कनों पर रख दिया। क्या अब भी कुछ बाकी है जानने को, या मुझे परमिशन है? दीप्ति ने दानिश की धड़कने महसूस की और उसके होठों पर स्माइल आ गई। अपने चेहरे को दानिश के पास ले गई और अपनी आंखें बंद करके धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी इन धड़कती धड़कनों पर आज से मेरा राज होगा, अगर मंजूर है तो तुम्हें परमिशन है। इसी के साथ दीप्ति ने दानिश की हथेली अपने धड़क रहे सीने पर रख दी। दानिश के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। जब तक मेरा दिल धड़केगा तब तक मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इसी के साथ दानिश और दीप्ति के कपकपाते होठों एक दूसरे से जा मिले। जब 163 मेरी स्वीट मेडिसिन प्रेग्नेंट है। 2 days लेटर। सिकंदर जानवी क्यूटी निर्भीत की बटालियन का पूछा करते करते शिवकोटी किंगडम के बॉर्डर तक आ पहुंचे था। शिबू अपनी पूरी बटालियन से बड़ी रोकदार आवाज में बोला, हम अपनी मंजिल की बॉर्डर पर खड़े हैं। आज रात यहीं रुककर सफर की थकान कम कर लो ताकि कल खून की नदियां बहाने के लिए और ज्यादा जोश में रहो। अपने जनरल शिबू की बात सुनकर सभी गार्ड्स शिवकोटी किंगडम की सीमा पर रात बिताने के लिए सारे अरेंजमेंट करने लगे। उन सभी से करीब 2 किलोमीटर दूर रुके सिकंदर ने दूरबीन से उनके ऊपर नजर बनाकर रखी हुई थी। लगाता है आज की रात वो सभी सीमा पर रुककर कल अटैक करने की सोच रहे हैं। सिकंदर ने दूरबीन अपनी आंखों से हटा ली। जानवी क्यूटी दोनों ही इस समय घोड़े के ऊपर बैठकर सफर करने से बेहद थक चुके थे और भूखे भी थे। पति देव, ये तो कन्फर्म है वो आज रात रेस्ट करने वाले हैं, लेकिन अब जरा कुछ देर उनसे ध्यान हटाकर अपनी जान से प्यारी बीबी को भी देख लो। भूख के मारे हाल बेहाल है, आपका पता नहीं, लेकिन मेरे और क्यूटी के पेट से गुड गुड की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जानवी ने भूख के मारे अपना चेहरा बिल्कुल क्यूट सी बच्ची की तरह बना लिया। इस समय क्यूटी और जानवी दोनों ही सिकंदर को अपनी भूख से मुरझा चुकी शक्ल दिखा रहे थे। सिकंदर ने आसपास नजरें दौड़ाई, जंगली रुको, मैं कुछ ढूंढता हूँ खाने लायक। सिकंदर वहां से ये बोलकर चला गया। कुछ ही देर में सिकंदर 2 रैबिट और कुछ हरी बैम्बू की लकड़ी लेकर वापस आया। जंगली, जल्दी से आग जलाने की तैयारी करो, फिलहाल इन 2 रैबिट से ही पेट भरना होगा। क्यूटी की तरफ बैम्बू स्टिक्स रखकर सिकंदर ने कुछ सूखी लकड़ी जलाई। जानवी ने उन रैबिट के पके हुए मांस को खाकर अपना पेट भरा। तुम दोनों यहीं रुकना, मैं इन लोगों से पहले शिवकोटी पहुंचकर अपनी सेना को अलर्ट करता हूं। सिकंदर जानवी को ये बोलकर कर खड़ा हुआ। जानवी ने सिकंदर का हाथ एकदम से पकड़ा और उसे रोकते हुए बोली, पति देव, राज्य में एंटर होने का यही सबसे नजदीक का रास्ता है, जहां वो लोग अपनी मंडली जमा कर बैठे हैं। अगर तुम दूसरे रास्ते से जाने की सोचोगे तो तुम्हें उस पहाड़ी को पार करने में पूरी रात निकल जाएगी। राइट में मौजूद पहाड़ी इलाकों की तरफ जानवी ने सिकंदर का ध्यान मोड़ा। जानवी ने सिकंदर को सोच में डूबा देखकर आगे कहा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर उसे फॉलो करेंगी तो उनकी आधी से ज्यादा बटालियन रात में ही तुम्हारे हाथों से मारी जा सकती है। जानवी ने ये बोलते हुए सिकंदर के कान के पास अपने होंठ किए और उसे अपना आइडिया बता दिया। सिकंदर ने जानवी को हैरानी से देखा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत खतरा है, मैं तुम्हें। चुप मिस्टर पति देव, आप कब से खतरे से डरने लगे? मुझ पर यकीन कीजिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, और वैसे भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्या आप चाहते हैं कि ये सभी अपनी ज्यादा संध्या के चकते शिवकोटी की गाइस को हरा दे? नहीं ना, तो बस वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। सिकंदर की बोलती बंद थी, उसके पास जानवी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ देर बाद शिबू के सभी गार्ड्स खा पी कर सो चुके थे। कुछ गार्ड्स हाथों में मसाल ले पहरा दे रहे थे। तभी उनको प्याल की छनकने की आवाज सुनाई देने लगी। वो इधर उधर अपनी गर्दन घुमाने लगे कि उनमें से एक गार्ड साथ वाले से बोला, अरे इधर उधर देखना छोड़, वो देख सामने, क्या मस्त चिकनी कमर ले, वो लड़की इधर ही आ रही है। सभी गार्ड्स सामने देखने लगे, जहां एक लड़की जिसने रेड दुपट्टे का लंबा घूंघट डाला हुआ था
अपनी कमर को मटका मटका कर चली आ रही थी। सफ़ेद लहंगा चोली में उस लड़की का बदन रात के अंधेरे में भी दूर से चमक मार रहा था। ऊपर से कमर का क्या कहना, एक नंबर की कयामत लग रही थी। हे लड़की, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ कहाँ चली आ रही हो? एक गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा। वो लड़की अपने घूंघट को संभालते हुए उन गार्ड्स के सामने खड़ी हो गई। हल्का झुककर उनके सामने हाथ जोड़कर बोलो, राम राम बाबूजी जी, मेरा नाम झुमकी है। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। वो कुछ देर पहले इसी तरफ आए थे। वो क्या है ना, उन्हें रास्ता भूलने की आदत है क्या? आपने उन्हें कहीं देखा? वो गार्ड उस लड़की की कमर पर अपनी नजरें टिकाकर लाल टपकाते हुए, तेरे पति को देखा तो नहीं, लेकिन तू कहे तो हम सब तेरी मदद कर दे। अंडस्को लो नेकी और पूछ पूछ, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस लड़की ने उन सबको अपनी कमर और ज्यादा गौर से देखने का मौका दिया। वो गार्ड्स उस लड़की के पीछे पीछे अपने साथियों से दूरी पर आ चुके थे। एक गार्ड ने उस लड़के के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, तेरा पति तो मिलने से रहा। एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए हम सब तेरे पति बन जाते हैं। पूरी जिंदगी का मजा 1 घंटे में मिल जाएगा। क्या बोलती है? उद्धरण चिन्ह डॉट। अच्छा होगा इसका जवाब तुम्हें मैं नहीं, मेरा पति दे। उस लड़की ने ये बोलते हुए अपना घूंघट एकदम से हटा दिया। ये लड़की और कोई नहीं, जानवी थी, तीखी नाक भोली सी शकल जिस पर इस समय गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो गाइस कुछ सोच समझ पाते कि उन सब के सामने सिकंदर अपनी तलवार ले खड़ा नजर आया। देखते ही देखते सिकंदर ने उन 20 से 30 गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया। जानवी इसी तरह बार बार कुछ गार्ड्स को अपने हुस्न के लिए पागल बनाकर उनके साथियों से दूर उन्हें सिकंदर के हाथों मरने के लिए लाती रही। नेक्स्ट मॉर्निंग सिटी एरिया के करीब तनवीर अपनी गोद में अपनी स्वीट मेडिसिन को लिए पैनिक होकर बोला, स्वीट मेडिसिन, आंखें बंद मत होने देना, हम अभी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। काशवी, जिसके पैर पर सांप के काटने के निशान थे और मुंह से झाग शरीर नीला पड़ चुका था, वो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर रही थी। कुछ ही देर में तनवीर उस एरिया के एक हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर काशवी की कन्फेशन देखते ही समझ गए कि उसे सांप ने लगभग 1 रात पहले कटा था। नर्स, जल्दी से इस लड़की को एडमिट करो और सारी अरेंजमेंट करो, एक डॉक्टर ने काशवी की नव छूकर नर्स से कहा। तनवीर की आंखों में आंसू थी और हाथ पैर कांप रहे थे। इस समय तनवीर बिल्कुल भी किंग नहीं लग रहा था, कोई मामूली पति की तरह ही लग रहा था जो अपनी वाइफ को खोने के डर से भरा हुआ था। उस डॉक्टर ने तनवीर के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए बोला, हौसला रखिए, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर तनवीर ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। 3 घंटे बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आया। तनवीर तुरंत पूछने लगा, कैसी है वो? खतरे से बाहर है ना? उद्धरण चिन्ह। देखिए सिर, कुछ भी कहना मुश्किल है। जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। इतने टाइम तक सांप के काटने के बाद जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर भी एक अजीब बात हुई है आपकी वाइफ के साथ, डॉक्टर ने हैरानी भरे शब्दों में कहा। तनवीर डॉक्टर को घूरते हुए उसे आगे बलोने का मौका देते हुए, अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर, मैं सुन रहा हूँ। आपकी वाइफ की 1 मंथ प्रेगनेंसी की वजह से उनके पेट में पल रहे बेबी उनको हील कर रहा है, साथ ही उसके ऊपर भी उस जहर का कोई असर नहीं पड़ा। डॉक्टर ने अपनी बात बोलकर तनवीर को हैरानी में डाल दिया। 1 मंथ प्रेगनेंसी? मेरी स्वीट मेडिसिन प्रेग्नेंट है। जब 164 फ्लैशबैक। एक फ्लैशबैक 1 दिन पहले। उद्धरण चिन्ह डॉट। स्वीट मेडिसिन, तनवीर दिखने में बिल्कुल मेरी तरह है, ऊपर से वो मेरी जगह मेरी पहचान खुद के नाम करने की कोशिश में लगा है। वो तुम्हें तनवीर बनकर टच करेगा तो क्या तुम उसे खुद को टच करने दोगी? सिटी के बाहरी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे तनवीर ने अपनी गोदी में सर रखकर लेटी हुई काशवी से पूछा। काशवी ने अपनी आंखें एकदम से ओपन की। एक हस्बैंड होने के नाते तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ये सवाल पूछकर तुम मुझे गाली दे रहे हो। स्वीट मेडिसिन, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। काशवी बीच में बात काटकर बोली, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था, तो मेरा जवाब सुन लो। ये तो तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। निर्भीक बिना मेरी मर्जी के मुझे इंटीमेट इरादा रखकर टच नहीं कर सकता तो मुझे उसके सामने जाने से भी डर नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि तुम्हें जल्द से जल्द निर्भीक को हराने के लिए सोचना होगा, इससे पहले वो तुम्हें हट करे। काशवी की बात पर तनवीर ने कुछ नहीं कहा। रात का वक्त, दोनों के दोनों इस समय सिटी के करीब आ चुके थे। सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। वो दोनों वहां बैठकर खाना आने का वेट करने लगे। एक आदमी ने खाना टेबल पर रखा। काशवी उस खाने को ललचाई नजरों से देखने लगी। स्वीट मेडिसिन, तुम्हारा वेट काफी लॉस हो चुका है, इस सारे खाने को पेट भरकर मजे से खो, बिल्कुल पहले की तरह वाइट करो अपना
खाने की प्लेट तनवीर ने काशवी के सामने रख दी और उसे एकटक देखने लगा। काशवी ने पूरा खाना खत्म करते हुए लॉस्ट में लच्छेदार नाद की रोटी जिसके ऊपर घी भरकर डाला हुआ था, जैसे ही काशवी ने एक निवाला उस नाद का खाया, उसे एकदम से उल्टी का मन होने लगा। वो अपनी सीट से खड़ी हुई और राइट में जाकर वो उल्टी करने लगी। तनवीर घबराते हुए इसकी पिठ थपथपा रहा था। जल्दी पानी लाओ, मेरी वाइफ को उल्टी हो गई, तनवीर ने रेस्टोरेंट के अंदर खड़ी एक लेडी से कहा। वो लेडी पानी का गिलास तनवीर के हाथ में देकर काशवी को देखने लगी। स्वीट मेडिसिन, अचानक ये उल्टी क्यों हो गई तुम्हें? इससे भी ज्यादा खाना तुम आराम से खा लेती हो, तो इतने से खाने से उल्टी कैसे हो सकती है? तनवीर काशवी को राहत में देखकर उससे पूछकर उस लेडी की तरफ मुड़ गया। गुस्से से, क्या मिलाया है तुम हस्बैंड वाइफ ने खाने में? उद्धरण चिन्ह डॉट। वो लेडी तनवीर को कोल्ड आवाज सुनकर हल्का डर से, ये कैसी बातें कर रहे हो आप सर? हम भला अपने खाने में क्यों कुछ मिलाएंगे? इसी खाने से तो हमारा घर बसर होता है और आप हमें ऐसे बदनाम कर रहे हो। मिस्टर टायरेंट, रहने दीजिए, खाने में कुछ मिलावट नहीं थी, अगर होती तो आपको भी उसका असर होता। सिर्फ मुझे नहीं, मुझे लगाया है, मुझे घी की स्मेल से उल्टी हुई है। लॉस्ट की बात बोलते हुए काशवी ने तनवीर को हैरानी में डाल दिया। घी की स्मेल? लेकिन वाइफी तुम्हें तो घी पसंद है। तो फिर? तनवीर की बात काटते हुए, जानती हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये घी खराब हो गया हो, तभी। काशवी की बात पूरी होती कि वो लेडी बीच में हैरानी से बोली, मिस आप ये क्या कह रही है? ये घी 2 दिन पहले ही मार्केट से मंगवाया है, अभी कस्टमर को ये घी बहुत पसंद आया, उन्हें कोई हेल्थ इशू नहीं हुए। ये बोलते हुए उस लेडी ने काशवी की तरफ हाथ बढ़ाया। मिस, क्या आप मुझे अपनी कलाई चेक करने देगी? हो सकता है आपकी वॉमिट होने का रीजन कुछ और हो। तनवीर काशवी हैरानी से उस लेडी की बात को ना समझी में लेटे हुए खड़े रहे। उस लेडी ने काशवी की नर्व्स चेक की और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जैसा कि मैंने कहा था, आपकी वाइफ की वॉमिट का रीजन कुछ और है। आपकी वाइफ? उस लेडी के आगे के शब्द इसके मुंह में ही रुक गए, जैसे ही काशवी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तनवीर काशवी को ऐसे चिल्लाता देखकर, स्वीट मेडिसिन व्हाट हैपेंड? अचानक चिल्ला क्यों रही हो? तनवीर की आवाज में एक पैनिक दबाव था। काशवी सिर्फ दर्द के मारे चिल्ला रही थी और अपनी ही जगह पर इधर उधर भाग रही थी। काशवी को कुछ न बोलता पाकर तनवीर ने इधर उधर देखा तो एक काला सांप तेजी से वहां से दूर भागता नजर आया। तनवीर उस सांप को देखकर तुरंत समझ गया काशवी के दर्द से चिल्लाने का रीजन। फ्लैशबैक एंड। हॉस्पिटल में तनवीर के चेहरे पर खुशी और हैरानी प्लस डर के भाव छाए हुए थे। डॉक्टर ने तनवीर को वो बात बताई थी जिसे सुनकर तनवीर जितना खुश था उससे ज्यादा ये सोचकर डर रहा था कि काशवी की प्रेगनेंसी की बात निर्भीत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने गुस्से में निर्भीत काशवी को जान से मारने की बात भी सोच सकता है। स्वीट मेडिसिन, निर्भीत मुझे पावरफुल है, लेकिन अब मैं एक बात जानता हूँ, वो तुम्हें या तुम्हारे पेट में पल रहे मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश करने से पहले मारा जाएगा। मैं उसे हर हाल में तुम्हारे और हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए हरा कर रहूंगा। तनवीर के ये शब्द उसके मन में चल रहे थे। शिवकोटी सीमा पर शिबू की आंखें हैरानी से फटी नजर आ रही थी। अपने सामने अपनी पूरी बटालियन की लाशें देख शिबू का गाला सूख गया। राज में सभी गार्ड सही सलामत सोए थे, तो सुबह उनके हाथ पैर कैसे कटे पड़े हैं? शिबू की नज़र दूर दूर तक सिर्फ अपने गार्ड्स की लाशें देख रही थी। तभी उसे पैरों को आवाज सुनाई थी और उसी के साथ कुछ शब्द, गुड मॉर्निंग जनरल, आप तो बड़ी गहरी नींद में सोते हो कि मजाल है आपको किसी गार्ड की दर्द से भरी चीखने की आवाज सुनाई दे गई हो। ये आवाज सुनते ही शिबू ने अपनी तलवार हाथ में मजबूती से थाम ली और एकदम से हल्की घबराहट से पूछे मुड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट। कौन हो तुम? शिबू, इन लाशों के ढेर को देखकर भी तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूर महसूस हो रही है। मुझे तो लगा था तुम अब तक समझ गए होगे। शिबू ने उस आदमी की आवाज में एक कॉन्फिडेंस और गुस्सा महसूस किया। 000। अब मैं समझा, जितने घमंड के साथ तुम ये सब बोल रहे हो वो सिर्फ तनवीर का जनरल सिकंदर ही हो सकता है। खैर, इन चंद गार्ड्स को रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार कर तुम ये मत समझना कि मैं डर जाऊंगा। किंग निर्भीत का जनरल हूँ, अकेले ही एक राज्य को अपने कदमों में गिराने की ताकत रखता हूँ। तेरे इस शिवकोटी को मैं अकेले ही किंग निर्भीत को हराकर गिफ्ट में दूंगा। शिबू के शब्द हंसी के साथ जी गूंजने लगे। जब 165 निर्भीत के उड़े होश, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। 000। अब मैं समझा, जितने घमंड के साथ तुम ये सब बोल रहे हो वो सिर्फ तनवीर का जनरल सिकंदर ही हो सकता है। खैर, इन चंद गार्ड्स को रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार कर तुम ये मत समझना कि मैं डर जाऊंगा।
किंग निर्भित का जनरल हूँ, अकेले ही एक राज्य को अपने कदमों में गिराने की ताकत रखता हूँ। तेरे इस शिव कोटि को मैं अकेले ही किंग निर्भित को हराकर गिफ्ट में दूंगा। शिबू के ये शब्द हंसी के साथ सिकंदर के कानों में पड़े। सिकंदर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल दिखने लगी। उसने अपनी इलेक्ट्रिक तलवार अपने हाथ में सार्ककली पकड़ ली। खैर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शिव कोटि की सीमा के अंदर अपना एक कदम तक नहीं रख पाओगे। निर्भित के कदमों में गिफ्ट के तौर पर क्या रखोगे? सिकंदर के इन्हीं शब्दों के साथ शिबू और सिकंदर आपस में एक दूसरे की जान लेने के लिए भिड़ गए। कुछ घंटों बाद, शाम का ढलता समय, निर्भित शिव कोटि की सीमा की तरफ तेजी से बढ़ाया था। घोड़े की रफ्तार एकदम से धीमी हो गई जैसे ही निर्भित ने घोड़े की लगाम खींची। पूछे वाले घोड़ा भी लगाम खींचने से रुक गया, जिसकी लगाम मोहिनी के हाथ में थी। मोहिनी के साथ अलीशा भी निर्भित को घोड़े से नीचे उतरते देखकर नीचे उतर गई। अलीशा का सर पूरी तरह कपड़े से ढका हुआ था और आंखें रोने की वजह से गुस्से से लाल थी। किंग, ये सभी लोग तो। मोहिनी ने अपने मुंह से निकल रहे अंगी के शब्द मुंह में ही रोक दिए जब अलीशा ने उसे अपनी तरफ खींचकर चुप रहने का इशारा किया। निर्भित की आंखें इस समय गुस्सा से लाल थी। उस काशवी के ना मिलने से निर्भित का गुस्सा पहले ही 7वें आसमान पर था और अब किसी ने निर्भित की बेस्ट बेटेलियन को जान से मार डाला। आपको क्या लगाता है, निर्भित इसके बाद भी शिवकोटि किंगडम के अंदर जाएगा? अलीशा ने सामने लाशों के ढेर को देखते हुए अपनी मॉम से धीमी आवाज में पूछा। शू, अलीशा क्या कर रही हो तुम? इस समय बिल्कुल चुप रहो। देख नहीं रही वो कितने ज्यादा गुस्से में है? एक बार तुम बिना गलती की सजा पा चुकी हो, दोबारा पाने की कोशिश मत करो। मोहिनी ने तुरंत अलीशा को चुप करवा दिया। अपनी मॉम की बात सुनकर आलिया का पूरा ध्यान अपने सर पर गया जिसे उसने इस समय कपड़े से ढका रखा था। निर्भित बिना अपने मुंह से एक भी शब्द निकाले उन लाशों के ढेर पर चाटकर शिवकोटि की सीमा की तरफ बढ़ रहा था। निर्भित, तुम दोनों को अलग से ऑर्डर देना पड़ेगा। जल्दी मेरे पीछे आओ। मोहिनी उन लाशों के ढेर को देखकर निर्भित से घबराते हुए बोली, किंग, ये तो आपके सभी गार्ड्स की लाशें हैं। इन पर चढ़कर आने में हमें डर लग रहा है। डर लग रहा है? ये तो पहले से मरी हुई लाशें हैं। अपनी जान बचाने के लिए या लालच को पूरा करने के लिए तुम दोनों जिंदा लोगों को लाशें बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगी। निर्भित की कोल्ड आवाज सुनकर मोहिनी और अलीशा जल्दी से निर्भित के पीछे पीछे आगे बढ़ गई। कुछ दूर पहुंचते ही निर्भित की आंखें वहां पर ही एक लाश पर ठीक गई। चेहरा पूरी तरह कट से भरा पड़ा, हाथ पर से खून जमीन को भिगो रहा था। निर्भित ने उस लाश के हाथ को पकड़ा और इसकी नब्ज चेक करने लगी। शिबू, तुम्हारी ये हालत करने वाला तनवीर का जनरल सिकंदर ही होगा। कोई बात नहीं, मैं उससे हिसाब लूंगा तुम्हारी मूड का। दूसरी तरफ सिकंदर जानवी क्यूटी शिवकोटि किंगडम में आ चुके थे और अपने न्यू कैस्टल में एक रूम में कुछ बातें कर रहे थे। सिकंदर को कुछ चोटें आई थी जिसके लिए जानवी और डॉक्टर पहले ही उसका इलाज कर चुके हैं। बेड पर लेटे सिकंदर का हाथ थामे जानवी उसे देखे जा रही थी। जंगली, क्या बात है? तुम मुझे काफी देर से ऐसे देख रही हो, कैसे मैं कोई अनजान आदमी हूँ? मुझे ऐसे देखो जैसे मेरे जैसा हस्बैंड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सिकंदर, मिस्टर हस्बैंड जी, आज आपने जो कारनामा कर दिखाया है उसके बाद तो तुम सच में किसी अजनबी से कम नहीं कह रहे हो। कैसे एक एक करके सभी गार्ड्स के साथ उनके जनरल को भी मार दिया? जानवी ने अपनी हैरानी को शब्दों में बताने की कोशिश की। जंगली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। किंग, क्वीन तुम या इस किंगडम पर कोई भी अटैक या निशान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं आपसे पहले उन्हें मौत दूंगा, और वही आज मैंने किया। थैंक यू जंगली, तुम्हारी माफ के बिना मैं अकेले उन सभी हॉड्स को मैं नहीं पाता। सिकंदर ने जानवी को अपनी बात बोलते हुए गले लगा लिया। वही दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान तनवीर काशवी के सिरहाने बैठा हुआ उसके होश में आने का वेट कर रहा था। तनवीर का हाथ काशवी के हाथ में था। स्वीट मेडिसिन, जल्दी होश में आओ, मैं तुम्हें बताने के लिए तड़प रहा हूँ। कैसे बताऊँ, तुमने मुझे खुशी से भर दिया है, इतनी बड़ी खुशी देकर। तनवीर अपने ये शब्द काशवी से बोल रहा था कि तभी काशवी ने अपनी बेहोशी को तोड़कर आंखें खोली। मिस्टर ट्यांट, ये मैं कहा हूँ और आप मुझे यहाँ क्यों लाए? काशवी को होश में देखकर तनवीर ने हल्का सा इसकी कमर के पीछे हाथ रखा और उसे एकदम से गले से लगा लिया। स्वीट मेडिसिन, तुम्हें सांप ने काटा था। एक रात तुम पूरी बेहोशी की हालात में रही, बट थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। पाता है मैं कितना डर गया था। तनवीर ने काशवी को युजी गले लगाए हुए कहा। तनवीर की बात सुनकर काशवी ने तनवीर की पिठ सहलाई और उसे कुछ देर तक शांत होने का मौका दिया। अब सब ठीक है मिस्टर टायरेंट, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, आप पैनिक होना बंद कीजिए। तनवीर उद्धरण चिन्ह डॉट। स्वीट मेडिसिन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसे सुनकर तुम खुशी से मुझे किस कर लोगी।
तनवीर ने काशवी के गाल पर बड़े प्यार से हाथ रखा और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीट मेडिसिन, फाइनली हम दोनों शादी के अगले स्टेप पर आ गए। मेरा मतलब है कि हम दोनों पेरेंट्स बने वाले हैं। जब 166 फायर पॉइजन का असर बेबी पर तो नहीं होगा ना? स्वीट मेडिसिन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसे सुनकर तुम खुशी से मुझे किस कर लोगी। तनवीर ने काशवी के गाल पर बड़े प्यार से हाथ रखा और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीट मेडिसिन, फाइनली हम दोनों शादी के अगले स्टेप पर आ गए। मेरा मतलब है कि हम दोनों पेरेंट्स बने वाले हैं। क्या 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 आप सच बोल रहे हो? देखो मिस्टर ट्यांट, अगर ये मजाक हुआ तो आप जानते हो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। काशवी की आंखें खुशी और हैरानी से भरी हुई थी और चेहरा बिल्कुल शॉल नजर आ रहा था। काशवी का रिएक्शन देखकर तनवीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि काशवी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा था जैसा डॉक्टर की बात सुनकर तनवीर का हुआ था। तनवीर ने काशवी के माथे पर आगे बढ़कर प्यार से किस करते हुए कहा, सच 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 स्वीट मेडिसिन, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। आपकी बार काशवी के चेहरे पर सिर्फ एक बहुत बड़ी खुशी को झलक नजर आ रही थी, जिसमें कोई शक या घबराहट बाकी नहीं था। काशवी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने पेट पर हाथ रखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी खुशी भी मिल सकती है। मेरे इस चुभी शरीर की वजह से मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि मुझे कोई लड़का हाथ भी लगाएगा, मगर किस्मत का खेल देखो, मुझे न सिर्फ मिस्टर टायरेंट मिले बल्कि उनका जान लुटाने वाला प्यार भी, और अब मुझे तुम मिल रहे हो माय लिटिल किंग। काशवी के शब्द तनवीर ने सुने। स्वीट मेडिसिन, लिटिल किंग नहीं, मेरी लिटिल बेबी गर्ल। मुझे मेरे जैसा बेटा नहीं, तुम्हारी तरह हिम्मत वाली थोड़ी सी पागल, बहुत सारी क्यूट बेबी गर्ल चाहिए। काशवी अपने खुशी के आंसू पोंछकर तनवीर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को ले गई। मिस्टर ट्यांट, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, इस बात पर अभी हमें बात करने का कोई फायदा नहीं। आमतौर पर प्रेगनेंसी की बात एक वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है, लेकिन हमारे केस में आपने मुझे बताया, इतनी बड़ी खुशी की बात अपने बताई है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि तुम्हारा मुंह मीठा करवाओ। काशवी ने अपनी बात पूरी करते ही तनवीर के होठों को चूम लिया। तनवीर की आंखें में चमक आ गई, उसने भी अपनी आंखें बंद की, काशवी को कमर से खींचकर अपनी बॉडी के बेहद करीब किया और उसे पैशनेट किस करने लगा। वो दोनों अपने इस इंटेंस किस, बेबी के लाइफ में आने की खुशी के चलते एक दूसरे को और करीब महसूस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में खो ही रहे थे कि वार्ड का गेट खुला और उनके कान में डॉक्टर की आवाज गई, सर आपकी वाइफ को किस बाद में कर लेना, पहले मुझे इन्हें चेक करने का काम कर लेने दीजिए, काफी देर से आपकी किस खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की लास्ट की बात सुनकर काशवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो तनवीर से झट से दूर हुई और वापस बेड पर लेटकर अपने फेस को शर्म के मारे ब्लैंकेट से कवर कर लिया। काशवी को ऑकवर्ड होता देख तनवीर काशवी के बेड से दूर खड़ा हो गया। डॉक्टर को देखते हुए तनवीर ने अपनी ऑकवर्डनेस छिपाते हुए, स्वीट मेडिसिन, डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं वार्ड के बाहर खड़ा हूँ। तनवीर इतना बोलकर रूम से बाहर आ गया। मिस, आप सच में बहुत लक्की है, आपको हस्बैंड तो इतना केयर करने वाला मिला ही है, साथ ही आपके पेट में बढ़ रहा आपका बेबी इस दुनिया में आने से पहले ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। डॉक्टर ने काशवी की बॉडी से एक इंजेक्शन ब्लड निकालते हुए ये बात कही। काशवी डॉक्टर की बात सुनकर हंसे, डॉक्टर मैं कुछ समझी नहीं, मेरा बेबी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? आपकी पूरी बॉडी में सांप का जहर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आपका जिंदा बचना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके बेबी ने आपको बॉडी से पॉइजन बाहर निकालने में मदद की हो। वैसे इस ब्लड रिपोर्ट से कुछ हद तक हमें इस बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद मैं आपको ठीक से कुछ बता पाऊंगा, फिलहाल आप रेस्ट कीजिए। डॉक्टर वर्ड से बाहर निकल गया। वही काशवी के चेहरे पर हल्की घबराहट आ चुकी थी। काशवी तनवीर को आवाज लगाकर अंदर बुलाने ही वाले थी कि तब तक तनवीर खुद अंदर आ गया। मिस्टर टायरेंट, मुझे ये जानना है कि क्या आपका फायर पॉइजन किसी भी तरह से हमारे बेबी को इफेक्ट कर सकता है? काशवी का सवाल सुनकर तनवीर समझ गया कि डॉक्टर ने उसे वो बात बता दी है। तनवीर काशवी के पास गया और उसके साथ पेशेंट बेड पर लेट गया। काशवी के सर को अपने सीने पर रखा और उसे अपनी बाहों में भरकर तनवीर ने शांत आवाज में कहा, स्वीट मेडिसिन, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं नहीं जानता हमारे होने वाले बच्चे के ऊपर मेरे इस फायर पॉइजन का क्या असर होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। काशवी की टेंशन तनवीर की बात सुनकर हल्की कम तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात उसे डरा रही थी। फायर पॉइजन का असर तनवीर को इंसानियत से दूर एक खूनी जल्लाद बना रहा था,
बेशुमार दर्द देता था सो अलग, अगर ऐसा ही कुछ उसके बच्चे के साथ हुआ तो। कुछ देर की शांति के बाद काशवी बोली, मिस्टर टायरेंट, अब मैं निर्भीत के क्रिस्टल जाकर मोहिनी या आलिशा को नहीं ढूंढना चाहती, मुझे वापस शिवकोटी जाना है। भले ही निर्भीत मुझे मेरी मर्जी के बिना छू नहीं सकता, लेकिन मेरे बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वीट मेडिसिन। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, इसलिए हम तुम्हारे डिस्चार्ज होते ही शिवकोटी के लिए निकल जाएंगे। तनवीर ने ये बोलते हुए काशवी के साथ नींद खुद को भी नींद आने का मौका दिया। तनवीर और काशवी अपनी इतनी बड़ी खुशी के साथ इस समय जितने खुश थे, शिवकोटी किंगडम में सिकंदर उतना ही परेशान और पैनिक था। भले ही उसने निर्भीत के गार्ड्स और जनरल शिबू को हरा दिया था, लेकिन निर्भीत उन सब से ज्यादा ताकतवर था, जिसे टेकर सिर्फ तनवीर दे सकता था, लेकिन हरा फिर भी नहीं सकता था। सिकंदर अपने हल्के घायल शरीर से साथ बेड पर लेटा था। वो अलग बात थी कि अगर जानवी ने उसे लेटे रहने की धमकी ना दी होती तो वो अभी तक अपने किंग की तलाश में निकल चुका होता। रूम का गेट धीरे से खुला। जानवी अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर अंदर आई। सिकंदर ने जानवी को देखकर एक स्माइल दी। ये लीजिए पति देव, खाना खाकर अपनी सारी मेडिसिन खत्म कीजिए। जंगली, मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई आम इंसान नहीं, जनरल सिकंदर हूँ। मैं बिना मेडिसिन के अपने घाव ठीक कर सकता हूँ। इन मेडिसिन को यहाँ से ले जाओ। सिकंदर ने अपना मुंह किसी 5 साल के बच्चे की तरह बनाए हुए कहा। जानवी ने सिकंदर को घूर के देखा। मिस्टर पतिदेव जी, मुझे अच्छे से पता है आप कोई आम इंसान नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिसिन को लेने से मना करें। अच्छा, अब मैं समझी, आपको ये कड़वी मेडिसिन पसंद नहीं, इसलिए आप इन्हें नहीं खाना चाहते ना? हाँ, मुझे ये कड़वी मेडिसिन पसंद नहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं, एक काम करे है, मेडिसिन की जगह इंजेक्शन लगवा देते हैं आपको। जानवी को बात सुनकर सिकंदर हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं लगवाना। 167 आज मेरी इज्जत लुट कर मानोगी। हाँ, मुझे ये कड़वी मेडिसिन पसंद नहीं। सिकंदर, अच्छा तो कोई बात नहीं, एक काम करे है, मेडिसिन की जगह इंजेक्शन लगवा देते हैं आपको। जानवी को बात सुनकर सिकंदर हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं लगवाना। सिकंदर के चेहरे के एक्सप्रेशन इस समय देखने वाले थे। जानवी उसको देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो सिकंदर के पास खड़ी होकर हंसने लगी। सीरियसली मिस्टर पतिदेव, आपको इंजेक्शन से डर लगाता है? द ग्रेट टायरेंट जनरल सिकंदर, लाखों की संख्या में गार्ड्स को अकेले मौत के घाट उतारने वाला, अपनी बॉडी पर शेर के पांचों का गहरा घाव लेने वाला, एक छोटे से इंजेक्शन से डरता है? उद्धरण चिन्ह। जानवी की हंसी भरे शब्द सुनकर सिकंदर ने अपना मुंह बना लिया। जानवी ने सिकंदर के दोनों गाल को पकड़ा और उन्हें हल्का खींचते हुए आगे बोली, मिस्टर पतिदेव, आपके पास ये 2 ही ऑप्शन है, या तो ये कड़वी मेडिसिन खाओ या इंजेक्शन, डिसाइड कर लो। जंगली, मुझे परेशान मत करो, मुझे न तो ये कड़वी मेडिसिन खानी है और न ही ये इंजेक्शन लगवाना है। सिकंदर मुंह फुलाकर लेट गया। जानवी उसकी बॉडी के ऊपर से रेशमी ब्लैंकेट एकदम से खींचते हुए इरिटेट होकर बोली, माय डियर हस्बैंड, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, चुपचाप ये मेडिसिन खा लो, वरना मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जानवी की बात सुनकर सिकंदर उसे टीस करते हुए, 0 रियली? तो इसका मतलब आज तुम मेरी इज्जत लूट कर मानोगी? जानवी सिकंदर को घूस के देखते हुए, तुम अच्छे से जानते हो मेरा मतलब मेडिसिन खिलाने से है, इसलिए टाइम वेस्ट करना बंद करो। जंगली कही कि मुझे नहीं खानी मतलब नहीं खानी। हाँ, अगर तुम जबरदस्ती करना चाहती हो तो बेशक कर लो, लेकिन तुम भी अच्छे से जानती हो मुझसे जीत नहीं पाओगी। सिकंदर ने छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। जानवी अब पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी, ऊपर से सिकंदर उसे चैलेंज कर रहा था। ओह रियली, तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है तो फिर देख ही लेते हैं। जानवी ने ये बोलकर मेडिसिन को अपने मुंह में डाला और पानी का एक घुट भी अपने मुंह में लिया। सिकंदर जानवी को ऐसा करते हैरानी से देख रहा था। जंगली पागल तो नहीं हो गई? मेडिसिन मुझे खिलाने की जगह खुद खा रही है। सिकंदर ये सोच ही रहा था कि जानवी अपने दोनों गाल फूला कर सिकंदर के पास आई। सिकंदर कुछ सोच समझ पता इससे पहले जानवी ने सिकंदर के सर से ऊपर किया और उसके जबड़े को पकड़कर अपने होठ सिकंदर के होठों पर रख दिए। सिकंदर एकदम से हैरान हो गया। सिकंदर के मुंह का टैक्स अचानक से कड़वा होने लगा, जिससे सिकंदर अपनी हैरानी से बाहर आया। जानवी सिकंदर से दूर हुई और अपना कड़वा मुझ बनाते हुए बोली, देखा मिस्टर हस्बैंड जी, मैंने आपको मेडिसिन खिला दी, अब आज के बाद मुझे दोबारा चैलेंज मत करना। सिकंदर जो अपने होठों पर हाथ फेर रहा था। जानवी की बात सुनकर सिकंदर के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई।
उसने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में एकदम से खींच लिया। जानवी सिकंदर की इस हरकत से शॉक्ड हो गई। सिकंदर जानवी की ठोड़ी हल्की सी ऊपर करके बोला, जंगली, अगर तुम पहले ही मुझे बता देती कि तुम मुझे इस तरीके से मेडिसिन खिला सकती हो तो मैं कब का मान गया होता। मेडिसिन खिलाने के चक्कर में तुमने मुझे एग्जिस्टेड कर दिया, तो पहले मुझे शांत करो। जानवी कुछ बोलती कि सिकंदर ने उसे अपने होठों से छू लिया। वो दोनों एक दूसरे में खो रहे थे कि एकदम से रूम का डोर ओपन हुआ। जनरल सिकंदर, क्या किंग आपके साथ वापस आ गए? गेट खोलते ही दानिश सीधा अंदर आ गया। जैसे ही सिकंदर और जानवी को उसने किस करते देखा, उसने झट से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। सिकंदर जानवी भी दानिश की आवाज सुनकर तुरंत एक दूसरे से दूर हो गए। सिकंदर अपने घाव के साथ बेड से खड़ा हुआ और अपनी शर्ट पहनकर दानिश से बोला, दानिश तुम वापस आ गए, बाकी सब भी तुम्हारे साथ वापस आ गए। उद्धरण चिन्ह। दानिश सिकंदर की तरफ मुड़ा और अपना गला साफ करते हुए बोला, नहीं, मैं और दीप्ति वापस आए हैं, लेकिन मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ बिना नॉक किए रूम में आने के लिए। दानिश, ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं तो सिर्फ आपके जनरल के सर के पीछे लगी चित देख रही थी और कुछ नहीं। जानवी ने दानिश का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बात बदलने की कोशिश की। मिसेज जनरल, फिर भी मुझे नोट करके आना चाहिए था, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला जनरल सिकंदर कैस्टल में मौजूद है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। ऊपर से मुझे दानिश जानवी को और ओकावट फील होने से नचाने के लिए बोला। सिकंदर दानिश के सामने खड़ा हो गया। दानिश, तुम और दीप्ति वापस आए हो, बाकी की बटालियन और लड़ाकू हथियार कहाँ है? दानिश के पीछे खड़ी दीप्ति उसके बोलने से पहले बोली, जनरल, वो सभी किंग निर्भित के क्रिस्टल में है। दीप्ति आगे कुछ बोलती कि जानवी घबराते हुए बोली, क्या उस निर्भित ने सभी को कैद कर लिया है? लेकिन वो निर्भित वापस अपने राज्य में क्यों गया? क्या उसे क्वीन कासवी मील है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दानिश जानवी से नजरें घुमाकर सिकंदर से आगे बोला, हम सभी ने निर्भित की किंगडम और उसके क्रिस्टल को अपने अधीन कर लिया, यही बात बताने के लिए मैं और दीप्ति वापस आए हैं। ये बात सुनकर सिकंदर और जानवी हैरान हो गए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो निर्भित का ही किंगडम है, किसी और राजा का नहीं? सिकंदर ने हैरानी से पूछा। हाँ जनरल। दानिश। सिकंदर के शब्द हैरानी से भरे हुए दानिश और दीप्ति के कानों में पड़े। निर्भित जैसे ताकतवर किंग के राज्य को तुम लोगों ने अपने अधीन कर लिया, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। जिस निर्भित को किंग तनवीर भी हरा नहीं पाएंगे, उसके किंगडम को इतनी आसानी से हरा दिया तुम लोगों ने। एक किंग कितना भी तवतवार क्यों ना हो, अगर उसके पास हमारे जैसे बहादुर, जान पर खेलकर लड़ने वाले सैनिक नहीं, तो उस किंग का राज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। दानिश ने अपने सीरियस भाव में ये बात कही। जब 168 निर्भित एंटर इन शिव कोटि किंगडम। सिकंदर के शब्द हैरानी से भरे हुए दानिश और दीप्ति के कानों में पड़े। निर्भित जैसे ताकतवर किंग के राज्य को तुम लोगों ने अपने अधीन कर लिया, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। जिस निर्भित को किंग तनवीर भी हरा नहीं पाएंगे, उसके किंगडम को इतनी आसानी से हरा दिया तुम लोगों ने। एक किंग कितना भी तवतवार क्यों ना हो, अगर उसके पास हमारे जैसे बहादुर, जान पर खेलकर लड़ने वाले सैनिक नहीं, तो उस किंग का राज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। दानिश ने अपने सीरियस भाव में ये बात कही। तुमने ये बात बिल्कुल सही कही दानिश। आज किंग तनवीर शिव कोटि किंगडम में मौजूद नहीं, फिर भी उनके बहादुर जनरल ने एक ही रात में एक बहुत बड़े अटैक से किंगडम को बचाया है। जानवी ने सिकंदर के पास खड़े होकर कहा। जानवी की बात सुनकर दानिश और दीप्ति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वैसे जनरल सिकंदर, शिव कोटि किंगडम के बोर्ड पर मैंने और दीप्ति ने बहुत सारी लाशें देखी, जिनकी यूनिफॉर्म निर्भित के गार्ड्स की तरह थी। क्या आपने उन्हें अकेले ठिकाने लगाया है? दानिश ने ये बोलते हुए एक एक्साइटमेंट दिखाई। सिकंदर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और बोला, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। किंग निर्भित देखने में बिल्कुल किंग तनवीर की तरह है और वो क्वीन को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। हमें हमारे असली किंग को हर हाल में हर किस्मत पर पहचानना होगा। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एक गार्ड भागते हुए आया और अपनी हाफती हुई सांसें संभाल कर बोला, जनरल, किंग मोहिनी और आलिशा को अपने साथ लेकर वापस आ गए हैं। उस हार की बात सुनकर सिकंदर के साथ वहां खड़े सभी लोग एकदम से हैरान हो गए। जानवी तुरंत उस गार्ड से बोली, क्या किंग के साथ क्वीन काशवी भी है? गार्ड, नहीं, किंग सिर्फ मोहिनी और आलिशा को साथ लाए हैं। सिकंदर, ये इम्पॉसिबल है, किंग बिना क्वीन काशवी के कभी वापस नहीं आ सकते थे। उद्धरण चिन्ह। उससे भी बड़ी बात, किंग को मोहिनी और आलिशा कैसे मिल सकती है? वो तो किंग निर्भित के साथ थी। जानवी, दानिश, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है,
ये किंग तनवीर नहीं, निर्भीत है। उद्धरण चिन्ह। सिकंदर, हाँ मुझे भी यही लगाता है, लेकिन हमें इस समय दिमाग से काम लेना होगा। इस समय कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अगर ये सच में निर्भीत हुआ तो हम सबके साथ साथ पूरा किंगडम खतरे में है। दीप्ति, अगर निर्भीत यहाँ आ गया तो हमरा किंग तनवीर और क्वीन काशवी कहाँ है? क्या निर्भीत और किंग पहले ही एक दूसरे से टकरा चुके हैं? कहीं किंग को कुछ हो तो नहीं गया? उद्धरण चिन्ह। दानिश, नहीं ऐसा कुछ है। जानवी, ये भी हो सकता है किंग तनवीर अभी तक क्वीन को ढूंढ रहे होंगे। इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो साफ है, अगर ये निर्मित है तो क्वीन इस समय सेफ है। सिकंदर ने सभी की हैरानी और घबराहट को कम कर हुए आगे कहा। किंग क्वियर को ढूंढे बिना वापस नहीं आएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। इस समय हमें सिर्फ यहाँ मौजूद निर्भीत से अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर उसे शक हुआ कि हम उसे पहचान चुके हैं तो वो पूरा किंगडम लाशों से भर देगा। दानिश, जनरल, मुझे लगाता है मुझे और दीप्ति को अपने सभी साथियों को अलर्ट करने वापस निर्भीत के किंगडम जाना चाहिए। सिकंदर, ठीक है, तुम दोनों जाओ और अपना ध्यान रखना। एक और बात, तुम दोनों क्यूटी को अपने साथ ले जाओ। दानिश और दीप्ति ने बिना सवाल किए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और जल्द से जल्द वहां से निकल गए। कुछ देर बाद सिकंदर अपने रूम से बाहर आया। नीचे हॉल में बड़े शान से बैठा निर्भीत एक ईवल स्माइल लिए पूरे क्रिस्टल को घूर रहा था। मोहिनी और आलिशा निर्भीत के सामने नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। सिकंदर अपने असली इमोशंस छिपाकर निर्भीत के सामने जाकर ठीक वैसे खड़ा हो गया जैसे तनवीर के सामने होता था। किंग, आपको सही सलामत देखकर अच्छा लगा। सिकंदर। निर्भीत ने अपनी ईवल नजरें सिकंदर पर डाली और खड़ा हुआ, चारों तरफ उसके चक्कर लगाकर कोल्ड एक्सप्रेशन से बोला, जनरल सिकंदर, शिवकोटी की बोर्ड पर लगे उस लाशों के ढेर को तुमने ही बिछाया है ना? उद्धरण चिन्ह। सिकंदर पहले ही पहचान चुका था कि इसके सामने खड़ा वो आदमी किंग तनवीर नहीं है, और अब उसके मुंह से अपने लिए जनरल सिकंदर सुनकर सिकंदर पूरी तरह कंफर्म हो गया। तनवीर कभी भी सिकंदर को जनरल सिकंदर कहकर नहीं बुलाया था। यस किंग, सिकंदर ने सीधा जवाब दिया। निर्भीत अपने दांत किटकिटाते हुए, वेल डन, तुम्हारा जैसा जनरल अगर निर्भीत के पास होता तो शायद वो आज सबसे ताकतवर होता। सिकंदर के कंधे पर निर्भीत ने हाथ रखा हुआ था, जिससे सिकंदर को आज की तरह गर्म महसूस हो रहा था। सिकंदर निर्भीत को हाथ हटाने के लिए ड्रेस नहीं बोल सकता था। किंग, आपका लेफ्ट हैंड से मुझे फायर पॉइजन की तरह उठ रही गर्मी का एहसास हो रहा है। क्या आपका फायर पॉइजन राइट हैंड से बढ़कर लेफ्ट में भी आ गया है? निर्भीत को सिकंदर की बात सुनकर एहसास हुआ कि उसकी बॉडी की हिट सिकंदर महसूस कर पा रहा था, जो कि उसके लिए बड़ी ही अजीब बात थी। निर्भीत ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। जनरल सिकंदर, बाकी बातों को छोड़ो, मेरी क्वीन मिली या नहीं? उद्धरण चिन्ह। किंग, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं जबकि मोहिनी और आलिशा को आप निर्भीत के कैस्टल से लेकर आए हो, क्या आपको क्वीन निर्भीत के कैस्टल में नहीं मिली? सिकंदर ने निर्भीत को ये बोलकर हल्का सा अपना शक उसके ऊपर दिखाया, क्योंकि सिकंदर अच्छे से जानता था अगर वो निर्भीत से कोई सवाल नहीं करेगा तो निर्भीत समझ जाएगा कि वो पहले से जानता है कि उसके सामने खड़ा आदमी नकली तनवीर है। मैं निर्भीत के किंगडम तक नहीं पहुंचा, ये दोनों मुझे एक दूसरे किंगडम में मिली, कहा इन दोनों को बोली लगाकर बेचा जा रहा था। निर्भीत ने आलिशा और मोहिनी को देखते हुए कहा। सिकंदर चुप रहा, क्योंकि उसने खुद निर्भीत के साथ मोहिनी और आलिशा को देखा था जब निर्भीत अपनी पुरीने के साथ जंगल के रास्ते पर खड़ा था। सिकंदर अपने कंधे पर दर्द महसूस करते हुए बोला, किंग, क्वीन का पता नहीं लग रहा, ऊपर से हमारे सभी गार्ड्स भी उन्हें ढूंढने के लिए सभी जगह फैल चुके हैं। आपका क्या ऑर्डर है मेरे लिए? सबसे पहले इन दोनों को क्वीन आरती के सामने ले जाओ, उन्हें इनसे जो भी पूछना है वो पूछ लेने दो, इसके बाद इन्हें काल कोठरी में डाल देना। निर्भीत ने आलिशा और मोहिनी की तरफ इशारा किया। जब 169 गुड न्यूज में 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। नेक्स्ट डे तनवीर काशवी का हाथ अपने हाथ में लिए उसे ही देख रहा था। काशवी पैदल चलते हुए अब थक चुकी थी। शिवकोटी किंगडम पहुंचना अभी बाकी था। ऐसे में तनवीर काशवी की प्रेगनेंसी के चकते उसे बीच बीच में रेस्ट करने की जिद करने लगा था। मिस्टर ट्यान, जब आई एम वेरी टायर्ड, मुझे रेस्ट करना है, काशवी ने आगे एक पानी के झरने की खूबसूरती को देखकर कहा। स्वीट मेडिसिन कुछ दूर और उसके बाद हम मिधी किंगडम की सीमा के अंदर होंगे। अगर तुम्हें चलने में दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हें गोदी उठा लेता हूँ। ये बोलते हुए तनवीर काशवी को गोदी उठाने लगा। मिस्टर टायरेंट, कुछ देर यही रुकिए, मुझे अभी उस झरने के पास बैठना है, काशवी हल्की गुस्से भरी आवाज में बोली। स्वीट मेडिसिन, सच सच बताओ बात क्या है?
तुम इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रही हो? तनवीर काशवी के पीछे झरने के पास जाता हुआ। मिस्टर टायरेंट, आप मेरे पीछे मत आए, मुझे 5 मिनट अकेला रहना है। आप प्लीज वहां दूर खड़े हो जाए। काशवी पत्थर के पीछे जाकर तनवीर को दूर रहने के लिए बोलने लगी। तनवीर अंडरस्को स्वीट मेडिसिन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो 5 मिनट क्यों ना हो। आसपास जंगल है, ऐसे में तुम्हें किसी जंगली जानवर ने हॉट कर दिया तो। काशवी गुस्से से आंखें दिखाकर, आप अपनी ये रोमांटिक लाइन कुछ देर के लिए भूल जाए, मुझे जोर से बाथरूम लगी है, क्या मैं 2 मिनट अकेले रहकर वो भी ना करूं? तनवीर ओकावॉड होकर, 0-0 तुम्हें फ्रेश होना है, इतनी सी बात तुम मुझे ड्रेस बता देती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे शर्माने की क्या जरूरत है? काशवी अंडरस्को मिस्टर हस्बैंड जी, शर्माना नहीं ओकवर्डनेस बोलते हैं इसे, अब आप प्लीज थोड़ा दूर खड़े हो जाएंगे। कुछ देर बाद काशवी पत्थर के पीछे से बाहर आए और झरने को देखकर उसके पानी में नहाने का मन करने लगा। स्वीट मेडिसिन, देख क्या रही हो, पानी ठंडा है, झरने का नहाने की सोचना भी मत, तबीयत खराब हो जाएगी। तनवीर ने काशवी की नजरों का पीछा किया और ये शब्द कहे। काशवी अपना मुंह बनाकर तनवीर से बोली, तुम इतने खड़ूस क्यों हो? अब मुझे नहाने से भी रोक रहे हो, जानते नहीं प्रेग्नेंट लेडी को हर बात में रोका टोकी नहीं करते। तनवीर काशवी को गोद में उठाकर, माय प्रेग्नेंट क्वीन, आपसे बेहश करने से अच्छा है मैं आपको वो करने दूं जो आप चाहती है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही आपको पानी में रहने की परमिशन है। काशवी अंडरस्को सिर्फ 10 मिनट, इतनी देर में तो ठीक से मेरे पैर भी गीले नहीं होंगे, कम से कम मुझे 1 घंटे की परमिशन तो दो। तनवीर ने काशवी को हल्के पानी में खड़ा किया और उसके कपड़ों को देखकर बोला, अपने कपड़े उतार कर बात लेना, गीले हो गए तो दूसरे कपड़े नहीं मिलेंगे यहाँ पहनने के लिए। नहीं नहीं, पूरे कपड़े नहीं उतार सकती, वो भी आपके सामने, मुझे बिना कपड़ों के देखकर आप मुझे नहाने क्या ठीक से पानी में खड़ा भी नहीं होने देंगे? काशवी ने शर्माते हुए कहा। तनवीर के चेहरे पर काशवी की बातें सुनकर स्माइल आ गई। वो अच्छे से जानता था काशवी ऐसा ही कुछ कहेगी। वैसे बात तो तुमने सच कही है, इतने दोनों से दूर था, ऊपर से अगर मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देख लिया तो दूसरी सुहागरात यही मनानी पड़ेगी। तनवीर ने काशवी के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। काशवी शर्मा कर उससे दूर होने लगी। मिस्टर टैन, भूलो मत मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको मुझसे दूरी बनाकर रहना होगा, इंटीमेट होने का ख्याल खुद से दूर रखना। तनवीर अंडरस्को पूरे 8 मंथ्स है बेबी के आने में, और तुम कह रही हो मैं इतने टाइम तक तुमसे दूर रहूं? इम्पॉसिबल, मैं दूर नहीं रह पाऊंगा। काशवी की गर्दन पर हल्का झुककर तनवीर आगे बोला, तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें पहले की तरह हर रात प्यार करूंगा, मैं रुक नहीं सकता। अच्छा, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, आने वाले बेबी और मेरी हेल्थ के बारे में नहीं। काशवी ने तनवीर से दूरी बना कर कहा। बेबी की हेल्थ को कुछ नहीं होगा, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन बन सकता है, तब तक जब तक बेबी बम बदा ना हो जाए। तनवीर ने काशवी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे काशवी का बैलेंस डगमगा गया और दोनों ही झरने के पानी में गीले हो गए। काशवी और तनवीर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। मेरे साथ साथ आपका भी मन कर गया पानी में डुबकी लगाने का? अब गीले हो ही गए हैं तो ठीक से डुबकी लगा ही लेते हैं। तनवीर ने काशवी को इंटेंस होकर देखा। काशवी खुद को तनवीर की इंटेंस नजरों से बचा पाती कि उससे पहले ही तनवीर ने अपने गीले होठ काशवी के होठों पर रख दिए। काशवी और तनवीर दोनों ही किस करने में गुम हो गए कि उन्हें होश नहीं रहा, उन्हें कोई अपनी तीखी नजरों से घूर रहा है। वहाँ शिव कोटी किंगडम में निर्भीत अपना अड्डा जमा कर तनवीर बना बैठा है, और यहाँ तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को यहाँ रोमांस करने से फुर्सत नहीं। ये शब्द जैसे ही काशवी और तनवीर के कानों में पड़े, वो दोनों झट से एक दूसरे से दूर हुई और पीछे मुड़कर देखने लगे, जहाँ क्यूटी उन दोनों को ही गुस्से से घूर रहा था और दीप्ति दानिश अपनी पीठ घुमाए खड़े थे। तुम दोनों को पता भी निर्भीत आलिशा और मोहिनी के साथ कैस्टल में बैठा है, पता नहीं कब वो किसको मार डाले। कुटाई ने हैरान खड़ी काशवी को देखते हुए कहा। काशवी पानी से बाहर निकली और क्यूटी को बिना कुछ कहे गोद में उठा लिया। वही तनवीर जो क्यूटी की बातें समझ चुका था, वो दीप्ति और दानिश के सामने खड़ा होकर पूरा हाल सुनने लगा। क्यूटी काशवी से, नीचे उतारो मुझे, एक तो मैं इतने गुस्से में हूँ, ऊपर से तुम मुझे गोद में उठा रही हो। काशवी क्यूटी को गले लगा कर धीमी आवाज में इसके कान में बोली, क्यूटी गुड न्यूज़ है, मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। काशवी के मुंह से ये सुनकर क्यूटी एकदम शॉक्ड हो गया। जब 170 मेरा लड़ाकू हथियार कब से इतना फ्लैटी हो गया? क्यूटी काशवी से, नीचे उतारो मुझे, एक तो मैं इतने गुस्से में हूँ, ऊपर से तुम मुझे गोद में उठा रही हो। काशवी क्यूटी को गले लगा कर धीमी आवाज में इसके कान में बोली,
क्यूटी गुड न्यूज़ है, मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। काशवी के मुंह से ये सुनकर क्यूटी एकदम शॉक्ड हो गया। क्या क्या कहा तुमने? तुम प्रेग्नेंट हो? देखो ऐसे मामलों में मुझसे मजाक मत करना, क्यूटी ने अपनी हैरानी भरी आवाज में काशवी से कहा। मेरे चेहरे की खुशी को देखो, निर्भीक जैसा बड़ा खतरा सर पर बैठा है, उसके बाद भी मेरे चेहरे की खुशी को उस खतरे से भी कोई डर नहीं। तुम्हें क्या लगाता है अपनी उतनी बड़ी खुशी को लेकर मैं तुमसे कोई मजाक करूंगी? काशवी ने क्यूटी की हाथ को अपने पेट पर रखकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी बात कही। काशवी सच में प्रेग्नेंट है? क्या मुझे इसे अब बता देना चाहिए? नहीं नहीं, पहले मुझे तनवीर से इस बारे में बात करनी होगी, क्यूटी ने काशवी के पेट पर हाथ रखे हुए खुद से कहा। कहना मुश्किल है कि क्यूटी काशवी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर अपनी खुशी छिपा रहा था या हैरानी, लेकिन कुछ तो था जो क्यूटी को उलझन में डाल रहा था। किंग, हमने आपको शिव कोटी किंगडम का पूरा हाल सुना दिया है। निर्भीक पूरी तरह खुद से जनरल सिकंदर की नजरों के अंतर्गत कैस्टल में है। दानिश ने तनवीर को निर्भीक की किंगडम को हराने से लेकर निर्भीक की बटालियन सिकंदर के हाथों कैसे मारी गई सब कुछ डिटेल में बता दिया। निर्भीक के चेहरे पर एक तीखी स्माइल आ गई। उसने एक नज़र पीछे खड़ी काशवी को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, जैसा कि तुमने मुझे बताया, निर्भीक को इस बात की कोई खबर नहीं कि तुम लोगों ने पहले ही उसके किंगडम को अपने अधीन कर लिया। दीप्ति अंडरस्को राइट किंग, उसे कुछ नहीं पाता। स्वीट मेडिसिन, यहाँ आओ, मैं कुछ जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ। क्यूटी के पास खड़ी काशवी तनवीर के पास गई। तनवीर ने काशवी के पेट पर हाथ रखा और दानिश और दीप्ति की तरफ देखते हुए स्माइल के साथ बोला, मेरा हस्बैंड की पोस्ट से फादर की पोस्ट पर प्रमोशन हो गया है। इन सौ तुम्हारे किंग को पापा कहने वाला मेरी स्वीट मेडिसिन के पेट में आ चुका है। दानिश और दीप्ति ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए तो सरप्राइज विद शॉक हो गए। उसके बाद उन्हें जैसे ही पूरी बात समझ आई, उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। किंग कंग्रेचुलेशंस, आप डैडी और मुझे अंकल कहने वाला कोई आ रहा है, दानिश ने खुशी से उछलते हुए कहा। दीप्ति काशवी को गले लगाकर असाइनमेंट से, क्वीन आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। उद्धरण चिन्ह, तुम दोनों अब मेरी बात ध्यान से सुनो। निर्भीक के इरादे हम सब अच्छे से जानते हैं। अब सिर्फ स्वीट मेडिसिन को ही नहीं, उस निर्भीक की हाथों हमें मेरे होने वाले बच्चे को भी बचना है। इसके लिए तुम्हें एक काम करना है। तनवीर ने इतना बोलते हुए दानिश की तरफ देखा और आगे की बात जारी रखते हुए बोला, तुम वापस शिवकोटी जाकर सिकंदर को इस खुशखबरी के बारे में बताओगे और अलीशा मोहिनी से क्वीन आरती के साथ क्या हुआ था ये पता करके निर्भीक के कैस्टल आ जाना। दीप्ति की तरफ अपनी नजरें घुमाकर तनवीर आगे बोला, मैं और स्वीट मेडिसिन दीप्ति के साथ निर्भीक के कैस्टल चले जाएंगे। दानिश ने चिंता से कहा, किंग निर्भीक के कैस्टल में? लेकिन आपको कहीं और जाना चाहिए, क्वीन को इस तरह खतरे में डालना सही नहीं। दानिश, इस समय निर्भीक के कैस्टल से ज्यादा सुरक्षित जगह स्वीट मेडिसिन के लिए कहीं और नहीं हो सकती। निर्भीक का किंगडम हमारे अधीन है और निर्भीक इस बात से बेखबर शिवकोटी में बैठा है, तो उसे वहीं रहने दो। तुम लोग बस उसकी हर हरकत की खबर मुझ तक पहुंचाते रहना। तनवीर ने काशवी साइड एक स्माइल के साथ देखकर अपना प्लान दानिश और दीप्ति को बता दिया। वैसे ये बात तो सच थी, जिस तरह एक पुलिस वाला चोर को पूरे शहर में ढूंढेगा लेकिन खुद के घर में नहीं, वैसे ही निर्भीक काशवी और तनवीर को दुनिया के हर कोने में ढूंढेगा लेकिन कभी अपने किंगडम में ढूंढने नहीं जाएगा। दानिश ने तनवीर से अलविदा लिया और दीप्ति को अपने साथ कुछ दूरी पर ले गया। दीप्ति, कुछ दिनों के लिए हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा, तो क्या जाते जाते तुम मुझे कुछ देना नहीं चाहती? दीप्ति एक नज़र पीछे मुड़कर देखती है जहां काशवी तनवीर उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। दीप्ति अंडरस्को किंग और क्वीन यही देख रहे हैं, ऐसे में मैं तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ, तुम्हें ऐसे ही रूखे सूखे जाना होगा। दानिश अंडरस्को किंग और क्वीन पेरेंट्स बनने वाले हैं, इतनी बड़ी खुशी की बात है और मैं रूखे सूखे खाली हाथ जाओ, इम्पॉसिबल। दानिश ने तेज आवाज में तनवीर से कहा, किंग आपकी परमिशन हो तो मैं दीप्ति से कुछ लेना चाहता हूँ, क्या मैं ले लूँ? तनवीर ना समझी में, जो भी तुम्हें जरूरी हो रास्ते के लिए भी ले लो, उसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? काशवी भी तनवीर की तरह दानिश की बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, इसलिए वो भी उनकी तरफ ही देख रही थी। दानिश ने तनवीर का जवाब सुनकर ऑकवर्ड हो चुकी दीप्ति की कमर पर हाथ रखा और उसकी तरफ झुककर बोला, देखा किंग ने भी परमिशन दे दी, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जल्दी से मेरा मुंह मीठा करवाओ। इतना बोलकर दानिश ने दीप्ति के होठों को अपने होठों से छू लिया। ये देखकर काशवी और तनवीर ने हैरानी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। इन दोनों के बीच ये मुंह मीठा करवाने की परंपरा कब से चालू हो गई? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मिस्टर टायरेंट, आपको पता था क्या? काशवी ने दानिश और दीप्ति के बीच बढ़ चुकी नजदीकियों को देखकर हैरानी से पूछा।
तनवीर ने अपने हैरानी भरे एक्सप्रेशन काशवी को दिखाकर कहा, स्वीट मेडिसिन, कसम से मुझे इनकी मुंह मीठा करवाने की टेक्निक के बारे में अभी अभी पता चला है। मैं खुद हैरान हूँ, मेरा ये लड़ाकू हथियार कैसे इतना फ्लाटी हो गया कि अपने किंग के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर लिया। टू बी कंटिन्यू। छोटा चैप्टर लिखने की सिर्फ एक ही वजह है, कॉइन्स लॉक। बड़ा चैप्टर पर 8.10 कॉइन्स का लॉक लगाता है, जिससे आप सभी को न्यू चैप्टर अनलॉक होने तक वेट करना पड़ता है।